अब इतिहास सेकेंड पार्ट, इसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, ये आपका चैप्टर दूसरा है इतिहास का। एक पार्ट आप लोगों ने देखा, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव को पूरा आपने पढ़ा। अब जो अगला अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद, तो समाजवाद और साम्यवाद का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़े थे पिछले अध्याय में कि यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, तो यूरोप महाद्वीप में जो था, यूरोप महादेश में जो है राष्ट्रवाद की भावना जो लोगों को अंदर पनपा था, केवल राष्ट्रवाद के बारे में हम वहाँ जाने हैं। यहाँ है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है उसको पहले समझते हैं, फिर अब आगे चर्चा करेंगे। देखिए समाजवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद है ना, साम्यवाद समाजवाद एवं साम्यवाद, ये समाजवाद का एवं साम्यवाद का मतलब क्या होता है बताइएगा रंजीत कुमार। मोदी के नहीं बोले हैं, बोले हैं बताइए अच्छा जी है ना, कि समाजवाद एवं साम्यवाद का मतलब क्या होता बताइए। नहीं जरूरत है पिछले क्लास में आप। चलिए अब सारे बच्चों को जो है इस बात को दिमाग में आना चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ कि समाजवाद का मतलब क्या होता है और साम्यवाद का मतलब क्या होता है। जो समाजवादी होते हैं, जो समाजवाद का मानते हैं, समाजवाद का मतलब ये होता है कि लोगों का जो है ना कार्य के अनुसार है ना, यानी कि क्षमता के अनुसार काम दिया जाए और उसको जो है वेतन उतना दिया जाए, समझे। मतलब मान लेते हैं कि एक आदमी मतलब बुढ़ा है, उसे तो काम कम होगा है ना, जितना काम करे उतना वेतन मिलेगा, जितना मतलब पैसा मिलेगा। वही जवान आदमी नौजवान है, उसका क्षमता है काम करेगा, ड्यूटी 12 घंटा, तो 12 घंटा काम करेगा, उसको जो है 12 घंटा का वेतन मिलेगा। और बुढ़ा आदमी का मतलब इसका शरीर में जान नहीं है, सर ड्यूटी करेगा 6 घंटा मन, तो वेतन कम मिलेगा है ना। तो ये समाजवाद का मानना है। देखिए साम्यवाद कहता है, समाज कहता है कि कार्य किया जाए उसकी क्षमता के अनुसार, कार्य किया जाए उसकी क्षमता के अनुसार, लेकिन ये वेतन जो है बराबर बराबर दिया जाए ना। जो 6 घंटा काम उसको भी वेतन उतना ही मिलेगा, और जो 12 घंटा काम करे उसको भी वेतन उतना ही मिलेगा। मतलब बराबर बराबर वेतन दिया जाए। इसमें ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा, न कोई पूंजीपति वर्ग होगा और न कोई मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग होगा, इसका मानना है। लेकिन समाजवाद कहता है कि जितना आदमी की क्षमता है उतना काम करे, उतना वेतन मिले है ना। अगर उसका मन है 12 घंटा काम करने का मन है, 14 घंटा काम करने का मन है, उसको उतना वेतन मिलेगा। और जो काम 8 घंटा करेगा करना मतलब कम बेसी वेतन मिलेगा ना जी। लेकिन साम्यवाद कहता है, साम्यवाद क्या कहता है ना, कि जो अगर काम करे बराबर या कम काम करे इसका मतलब नहीं है, लेकिन वेतन बराबर बराबर, जिससे ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा, सब एक समान होगा। बताइए आपको जो है दोनों में कौन अच्छा लगता है, बताइए आप। ये वाला समाजवाद। आप बताइए है ना, साम्यवाद कौन अच्छा लगता है? मतलब साथ में एकदम समान हो, ना कोई गरीब ना कोई अमीर है ना, बुराई काम करता है टाइम मिले, बेचारे काम करता है मिले है ना। कोई आदमी काम होता है, चोर काम जो होता है वो बाली आप था के लिए आवाज काम ना होती है ना, है कि वेतन तो बराबर मिलने वाला है, वेतन तो ना मिलने वाला है। हाँ लेकिन अगर वेतन कम बेस मिलेगा तो कुछ ज्यादा ही काम कर लेगा, नहीं कर लेगा जी, वेतन के अनुसार काम करेगा कि वेतन को ज्यादा मिल रहा है
काम ज्यादा कर लेते हैं, है ना। तो कहीं कहीं बता दूं मैं आपको, है ना, कि यही आपको जो है हमारे समाज में आज भी लागू है, नहीं है। हम जो है किसकी व्यवस्था में चलते हैं, हम लोग समाजवादी के साथ चलते हैं। आज हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, यही ना समाजवाद है जी, समाजवाद है ना, क्योंकि इसका जो है कार्य के अनुसार इसको जो है पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। तो समाजवाद और साम्यवाद में तो समझते आप लोग क्या है बाबू, थोड़ा सुना है इसको, चलिए समझाना। देखिए, साम्यवाद का मतलब ये होता है कि काम करवाएंगे क्षमता के अनुसार, है ना, और पैसा देंगे बराबर बराबर। मतलब जो 12 घंटे ड्यूटी करेगा उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा, और जो 6 घंटा करेगा उसको वेतन उतना ही मिलेगा। समझे? मतलब यहाँ पर जो काम कराएगा दोनों के मतलब है ना अलग अलग, आप पैसा देगा बराबर बराबर, है ना। ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा। समझाया कि नहीं समझाया, है ना। तो ये कहता है, समाजवाद कहता है कि लोग जो है काम करेगा, जितना काम करेगा उतना उसको वेतन मिलेगा। 8 घंटा करे, 10 घंटा करे, 12 घंटा करे, है ना। तो जो 12 घंटा करेगा, मान लेते हैं कि उसको अगर 12 घंटा ड्यूटी करेगा उसको मिलेगा 500 रुपया, ठीक, 500 रुपया। और जो 8 घंटा करेगा उसका मिलेगा 300 रुपया, 300 रुपया। इसमें फर्क नहीं है। यहाँ पे कहता समाज कहता है जो आदमी 12 घंटा काम करे उसको मिलेगा 500 रुपया, 200 रुपया, ठीक है। या वो 6 घंटा काम करे उसको मिलेगा 200 रुपया, बराबर काम चलेगा ऐसे। मान लेते हैं परिवार में 10 आदमी है, भरेगा घर में एक आदमी 2 आदमी है परिवार में, तो बल्ले बल्ले है, नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा कल्चर क्या है, सही नहीं है। क्या तो साम्यवाद। आपसे जहाँ पूछेगा कि साम्यवाद और समाजवाद में अंतर क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लिख दीजिएगा, है ना। बताइए तो, ये बताओ, अब बताइएगा समाजवाद में और साम्यवाद में क्या अंतर बताइए तो आप। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर है। समाजवाद मतलब ये बोलता है कि जितना क्षमता के अनुसार मंथली पे मिलना चाहिए, जितना क्षमता। साम्यवाद का मतलब ये कहता है, उसका अर्थ है जो जितना भी काम करे, जितना भी घंटा भी काम करे, लेकिन दोनों को में बराबर मिलना चाहिए। ऐसे समाजवाद। और ठीक हमारे था जो दिलकर इसमें मजबूर है, बैठिए ठीक हो जाएगा इसका। नहीं तो सुन बाबू आप समाजवाद के कहने का अनुसार है कि कोई भी व्यक्ति जितनी क्षमता के अनुसार काम करे उसको उतना वेतन मिलना चाहिए। हम साम्यवाद व्यक्ति को काम क्षमता के अनुसार करना है, लेकिन वेतन समान होना चाहिए। सही है ना। तो यही फर्क है बाबू समाजवाद और साम्यवाद में। समझ में आया? सुनाया ना जी। समाजवाद में और साम्यवाद में क्या अंतर है? चलिए खड़ा इधर माता कुमारी, मन ठीक है ना? मन मनवाने लगी छोटी बात है। तो ये बच्चा जी है ना कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है हमको। तो ये हमारा हुआ समाजवाद और साम्यवाद अंतर। इसका समझ है ना, समाजवादी और साम्यवादी। तो अभी जो वर्तमान में हमारा देश में लागू कौन है? समाजवादी लागू है, साम्यवादी नहीं ना। जो आदमी इतना काम करेगा उतना उसको वेतन मिलेगा, ना मिलेगा जी। हाँ, तो उसके जो है क्षमता के अनुसार, हम नौजवान है, मैं ड्यूटी क्षमता के 12 घंटा कर सकते हैं, है ना। अब बुढ़वा टीचर आएगा बस खौरी हो आएगा, उससे बोलेगा आपको आवाज उसको यही सुनाएगा, है ना। वो जितना ड्यूटी कर नहीं पाएगा, है ना। तो ये क्षमता यहाँ पर हो जाती है ना। तो ये समाजवाद और साम्यवाद में अंतर आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो समाजवाद की जो है अगर मैं बात करूं
तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं अब, है ना। समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ, समाजवाद, देखिए ना, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो औद्योगिकरण के आने से, है ना, औद्योगिकरण के आने से समाजवाद की उत्पत्ति हुई। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर औद्योगिकरण किसे कहते हैं, औद्योगिकरण है क्या, जानिए बच्चा जी, होता क्या है औद्योगिकरण। देखिए औद्योगिक करण क्या मतलब क्या होता है ना, मतलब ये होता है कि नए नए फैक्ट्री कारखाना मशीन का आविष्कार होना, नए नए फैक्ट्री कारखाना मशीन का आविष्कार होना। बच्चा जी औद्योगिकरण क्या कहलाता है, औद्योगिकरण कहलाता है नए नए फैक्ट्री या कारखाना मशीन का आविष्कार होना। तो सबसे पहले जो हुआ था औद्योगिकरण हुआ था वो आपको इंग्लैंड में हुआ। क्या हुआ बच्चा जी, सबसे पहले जो है औद्योगिकरण आपको जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिकरण, और तब जाकर के अन्य देशों में प्रारंभ हो गया था नए नए फैक्ट्री कारखाना मशीन का आविष्कार होना। तो समझ में आया औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है। आपसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम पूछा जाता है, उससे हम आगे बहुत पढ़ने वाले इसके बारे में आपका सिंपल बता दिए हैं कि औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है ना। तो अब इतना याद रखें कि नए नए फैक्ट्री कारखाना मशीन का आविष्कार होना, नया नया ना मशीन का आविष्कार होना है। समय के साथ बच्चा जी सब कुछ परिवर्तन होता है, नहीं होता है ना। आज बताइए कि कृषि कार्य हर बैल से होता है ना, दोनी होता है हर बैल से। अब फैसला आ गया है मशीन लोगों को बना दिया है कोरिया, है ना, मशीन का आविष्कार आराम लोगों को दे रहा है ना। यही बात है कि कम समय में, बात है कि कम समय में ज्यादा काम हो जाता है मशीन के माध्यम, नहीं होता। और मान लेते हैं ये मेरे पास अभी रहता, क्या बोलते उसको, एलईडी बोर्ड रहा था, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, लिखा हुआ था, समझाते कम टाइम ज्यादा पढ़ते नहीं पढ़ रहे। तो वही बात है, तो मशीन का आविष्कार ने लोगों का टाइम का पूरा बचत किया है ना, और लोग धीरे धीरे ज्यादा अमीर बन रहे हैं। कारण यही है मशीन का आविष्कार, है ना। लोग कैसे पहले हाथ काम करता था, महंगा मिलता था, टाइम ज्यादा लगता था बनाने में, है ना। लेकिन मशीन के आविष्कार ने कम समय में ज्यादा वस्तु का काम करता नहीं करता से टाइम होता है ना। तो औद्योगिकरण का मतलब समझ गया ना, हाँ। तो नए मशीन का आविष्कार होना ही औद्योगिकरण कहलाता है ना। तो समाजवाद की उत्पत्ति हुई बच्चा जी, है ना, इसका उत्पत्ति हुआ था आपको औद्योगिकरण के आने से, औद्योगिकरण के आने से। समाजवाद की भावना सबसे पहले उदय हुआ था 18वीं शताब्दी। कब हुआ था बच्चा जी, 18वीं शताब्दी में जो है समाजवाद की जो है भावना की उत्पत्ति हुआ था, भावना का जो उत्पत्ति हुआ था, है ना, उत्पत्ति हुआ था, भावना का उत्पत्ति हुआ था 18वीं शताब्दी में। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इन 18वीं सदी में, क्या चलिए 18वीं सदी में शताब्दी बात करते हैं। आप जानते हैं बच्चा जी कि 100 साल को हम एक शताब्दी कहते हैं, अभी हम लोग जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, क्या है ना। 21वीं शताब्दी का जो है 23 वर्षवा चल रहा है, क्या 100 साल को हम एक शताब्दी कहते हैं, आप लोग पता है, ठीक है। देखिएगा समाजवाद की जो भावना का उत्पत्ति जो हुआ है कब हुआ, 18वीं सदी में इसका उत्पत्ति हुआ है। तब से देखिए पूछा जा सकता है कि समाजवाद की उत्पत्ति कब हुई है। तो आप याद रखें बच्चा जी 18वीं सदी में जो है आपको जो है समाजवाद की उत्पत्ति हुई है। और समाजवाद कैसे आया, तो औद्योगिकरण के आने से। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर पूंजीपति वर्ग लोग, यहाँ पर मजदूर, जब औद्योगिकरण आया फैक्ट्री कारखाना खुला, तो लोगों जब फैक्ट्री में काम करने गया मजदूर, तब उसको वेतन मिला, वेतन। तो वहां पर क्या, कार्य के अनुसार, न कि क्षमता के अनुसार, ना, कार्य जो जितना करेगा, मतलब जो काम जितना करेगा
उसको वेतन उतना ही दिया जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से जो बिहार से कोई व्यक्ति जो है, बहुत सारे व्यक्ति हमारे बिहार के जो है मजदूर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, अन्य स्टेट जाते ही जाते हैं। क्या करता है कोई बच्चा, कोई जो होता है अपना नेट लगा लेता है, तो नेट लगाएगा तो वेतन ज्यादा कितना नेट लगाएगा। और मान लेते हैं वही अगर शाम में वेतन अपनाएगा, रातों में काम करेगा, वेतन बराबर मिलेगा, तो करेगा जी? नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वेतन ज्यादा मिलने के कारण कभी बच्चा जो है, मतलब वो जो व्यक्ति होता है वो नेट भी लगा लेता है, नहीं लगाता है। हाँ, तो आइए यहाँ बात करते हैं, है ना। तो समाज की भावना उत्पत्ति आपको जो है 18वीं सदी में हुआ। समाजवाद ने जो अब है ना, दो वर्ग को जन्म दिया है। एक वर्ग था हमारा, है ना, पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग बच्चा जी ये देखिएगा प्यार से, है ना। एक था हमारा मध्यम वर्ग। क्या है मध्यम वर्ग जन्म दिया है ना, मध्यम वर्ग जन्म दिया है, लीजिएगा, है ना। पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग, है ना। समाजवाद ने जो है दो वर्ग को जन्म दिया है। कौन कौन सा है? तो पूंजीपति वर्ग है, उसका क्या है? मध्यम वर्ग। क्या है? मध्यम वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग क्या होता है ना, मतलब फैक्ट्री कारखाना के जो मालिक होते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना, मतलब ज्यादा संपत्ति हो गया तो क्या हो गया जी, वो आदमी हो गया पूंजीपति, नहीं हो गया जी, बस काफी पूंजी है। पूंजी यानी पीछे, ठीक है ना। देखिए, तो पूंजीपति वर्ग मतलब हो गया आपको जो है अमीर लोग, नहीं हो गया यानी ज्यादा पैसा हो गया। फैक्ट्री कारखाना के जो मालिक हैं वो क्या कहता है? और मध्यम वर्ग वही मजदूर, है ना। मजदूर जो फैक्ट्री कारखाना में जो है कार्य करने के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहते हैं मध्यम वर्ग। तो समाजवाद ने जो है बच्चा जी आपको दो वर्ग जन्म दिया है। एक क्या है? पूंजीपति वर्ग, दूसरा क्या है? मध्यम वर्ग। ठीक है, आगे देखिए। आगे है समाजवाद, है ना। देखिए, समाजवाद के जो विचारक था, वो पहला इसका नाम था सेंट साइमन, ध्यान दीजिएगा। समाजवाद का जो विचारक था उसका नाम था पहला सेंट साइमन। देखिए, विचारक सेंट साइमन, पहला विचारक। देखिए, दूसरा हमारा है फॉरियर, और हमारा है लुई बला, है रॉबर्ट अवेन, लुई बला, रॉबर्ट अवेन और कार्ल मार्क्स। क्या ओवेन है ना? ओवेन, हाँ ओवेन है। जो हमारा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। देखिए, इतना व्यक्ति जो है समाजवाद के विचारक था, है ना, है ना। समाजवाद के जो है विचारक, समाजवाद के जो है पहला कौन है? सेंट साइमन, लीजिए बोर्ड पर, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ना। इतना व्यक्ति जो है समाजवाद के पहले विचारक हुए, समाजवाद के मानने वाले हुए। और जानते आज हमारा देश सभी समाजवाद ही चल रहा है, चल रहा है जी। तो ना काम करेगा उसका पत्र मिलेगा, है ना। अब देखते हैं ना हमारे समाज में महिला को भी
पुरुष के अनुसार महिला को कम वेतन दिया जाएगा, बोले काम उतना ही क्यों ना करे, ड्यूटी उतना ही होता है, ड्यूटी उतना ही होगा, लेकिन महिला है यही नाम पर, महिला है इस नाम पर उसको वेतन कम कर दिया जाता है ना। लेकिन पुरुष है तो पुरुष को उम्र के अनुसार उसको वेतन दिया जाता है, जितना काम के अनुसार भी। माना था अब तो आप बुढ़ा व्यक्ति चाहे कि हमारा ड्यूटी का तो सब होगा, नहीं होगा, ठीक है। और माना तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना जी, तो काम करेगा, कुछ काम करेगा, कम वेतन मिलेगा, है ना, कोई बात है। तो समाजवाद के जो है विचारक कौन थे? सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन और कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। समझ में आ रहा है ना? समाजवाद, अभी हम बात नहीं कर रहे साम्यवाद की, समाजवाद उन्होंने बात किया ना, मतलब क्षमता के अनुसार काम करे उसको वेतन उतना मिलेगा, इतना काम उतना, उसको बात कर रहे हैं ना जी। चलिए अब बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको समाजवाद ने जन्म दिया दो वर्ग को, एक पूंजीपति वर्ग, एक क्या है मध्यम वर्ग, मतलब वही मजदूर, है ना। उसके बाद समाजवाद के जो विचारक व्यक्ति थे सेंट साइमन, पहला विचारक था सेंट साइमन, फिर फॉरियर, फिर लुई बला, फिर रॉबर्ट ओवन, है ना। तो समाजवाद को भी है यहाँ दो भागों में बांट दिया, है ना। और जो भी कार्ल मार्क्स से पहले ये जो समाजवादी थे इसको कहा गया यूटोपियन समाजवाद। क्या कहा गया? यूटोपियन। देखिए कहा गया यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी कहा गया किसको? कार्ल मार्क्स जो पहले व्यक्ति था, इसका नाम है सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, ये सारे समाजवादियों क्या कहा गया? यूटोपियन समाजवादी। ये क्या कहा गया? यूटोपियन समाजवादी। और एक है आधुनिक समाजवादी जो अभी चल रहा है, वो मानना था कार्ल मार्क्स के जन्म से। इस अध्याय की जान लेते हैं ना, नया हीरो यही है, जान लीजिए। इस अध्याय का आगे पढ़ रहे हैं, पिछले पढ़े तक कौन हीरो था? मेजनी था, काउंट काबूर था ना जी, वो हीरो सब था ना। अब है इस अध्याय का नया हीरो यही है कार्ल मार्क्स ना, इन्होंने जो है अब भूमिका निभाया है समाजवादी व्यवस्थाओं में, है ना। तो ये तो यूटोपियन समाजवादी कौन कौन है? सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, याद रहेगा जी। समाजवाद को बटा गया दो वर्गों, मतलब दो अनुसार बटा गया। एक क्या है? यूटोपियन समाजवाद, दूसरा क्या है? आधुनिक समाजवाद, ठीक ना, मतलब नया समाजवाद, ठीक है। और यूटोपियन समाजवाद के मानने वाले व्यक्ति थे सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन। और आधुनिक को मानने वाले का नाम था कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। आगे भी बाप अभी जो मान रहे वही तो है आधुनिक वाला, लेकिन पहले जो मान रहे थे यूटोपियन मानने वाले थे सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन। असल में आते हैं। तो सबसे प्रथम समाजवादी व्यक्ति कौन थे? सेंट साइमन। कौन था जी? सेंट साइमन। ये प्रथम जो है ना, आपको समाजवादी थे, वो भी यूटोपियन समाजवादी। इन्होंने यूटोपियन समाजवादी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है ना। इनका मानना है ना, इनका जो है एक प्रत्येक नारा बनता है ना, क्या है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाए। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में बच्चा जी। सेंट साइमन का नारा क्या बनता है? उन्हें इसका कहना है कि प्रत्येक को जो है, प्रत्येक को है ना, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसे कार्य के अनुसार तथा है ना
तथा प्रत्येक को उसके है ना, उसके प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाए। ये नारा ये नारा कौन देता है बच्चा जी? कौन देता है? ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पूछा गया बच्चा जी, आप याद रखना है कि किसका नारा था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाए। मतलब है प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए, प्रत्येक को क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और उसी के साथ उसको वेतन दिया जाए कार्य के अनुसार, है ना। प्रत्येक मतलब सारे व्यक्ति जिसको जो क्षमता है काम करने की, ये नारा बन गया। कहना है तो सेंट साइमन ने, बच्चा जी को सही रखना है कि कौन कहता है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार था प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, है ना। ये किसका नारा है? तो सेंट साइमन की नारा है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाए, ठीक ना। तो ये नारा याद रखना है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार था प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। यह यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन का नारा है, ठीक है। हाँ, यूटोपियन बच्चा जी, यूटोपियन समाजवादी जो है सेंट साइमन, कौन? सेंट साइमन, ठीक है। देखिए, और जो है यह समाज क्या बन गया? एक नारा बन गया समाजवाद का, ठीक है। नारा बिल्कुल लायक नारा है, जब कहना था उन्होंने कहा और ये नारा बन गया। किसका? तो समाजवाद के जो मानने वाला व्यक्ति था उसका ये नारा बन गया, है ना। इसके बाद एक अन्य यूटोपियन समाज का नाम है, क्या है? चार्ल्स फॉरियर। देखिए यही अगला है, फॉरियर, है ना। अगला क्या है? चार्ल्स फॉरियर। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी कौन है? यूटोपियन संविचारक किसका नाम है? चार्ल्स फॉरियर। तथा वह आधुनिक भौतिकवाद का विरोधी था। उसका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसके किसानों के लिए एक ब्लॉक्स बनाए जाने का योजना रखी और योजना सफल रही। इसका मानना था कि श्रमिकों को मतलब मजदूरों को, ना, मजदूरों को छोटे नगर मतलब छोटका शहर या कस्बों में काम करना चाहिए, है ना। बड़का शहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब सुना था, चार्ल्स फॉरियर का मानना था, कहना था कि श्रमिक को बना छोटे नगर, कहा छोटे नगर मतलब बच्चा जी, नगर का मतलब क्या होता है? शहर। क्या होता है? शहर होता है ना। कस्बा मतलब छोटा शहर, छोटा इलाका जो होता है उसको कहते हैं। और वहां पर मजदूरों को काम करना चाहिए। आगे है फ्रांसीसी यूरोपीय चिंतक एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में हिस्सा लिया, लुई बला था, है ना। देखिएगा, एक पहला यूटोपियन समाजवादी विचारक जिसने राजनीतिक में हिस्सा लिया, इसका नाम था क्या? लुई बला। क्या नाम है? लुई बला। ये पहला एक यूटोपियन समाजवादी था जिसने राजनीतिक में क्या लिया था? हिस्सा लिया था, मतलब भाग लिया था। ये नेता बने समझ था, है ना। ये नेता बन जाता था, ने भाग लिया किसमें? राजनीतिक में। पहला यूटोपियन समाजवादी लुई बला पूछेगा कौन सा यूटोपियन समाजवादी जो है वह राजनीतिक हिस्सा लेना चाहता था, क्या इसमें हिस्सा लिया? तो लुई बला रहेगा ना। आगे देखते हैं, उसके अनुसार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। देखिए, ये भी नया महत्वपूर्ण है। और कहता है कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए
राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ये किसका बनना है? तो लुई ब्लाको क्या कहना है कि आर्थिक सुधार को, है ना, आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए, मतलब लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधार में लाने के लिए पहले क्या, राजनीतिक सुधार आवश्यक है। कौन कहता है? लुई ब्लाक कहता है। लुई ब्लाक कहता है कि आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार क्या है, आवश्यक है। पहले राजनीतिक सुधार लाना पड़ेगा। आपसे पूछेगा ये बात कौन कहा? लुई ब्लाक। आर्थिक सुधार से आवश्यक कौन है? राजनीतिक सुधार। यह बात कहता है बच्चा जी लुई ब्लाक। ठीक है, आगे फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था, है ना। कहते हैं फ्रांस जानते हैं, यानी जो है देखिए ये सेंट साइमन था, कहाँ के जानते हैं? फ्रांस से। कहाँ के है? फ्रांस के हैं। कहीं पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में तो आप कह रखना बच्चा जी कि सेंट साइमन कहाँ के यूरोपियन साम्राज्य थे? तो फ्रांस के। फेवियर भी यहाँ के थे, ल्यूला भी यहाँ के थे, और रॉबर्ट ओवेन ये फ्रांस से बाहर के थे। क्या कहते? ये फ्रांस के बाहर के थे। रॉबर्ट ओवेन, है ना, ये फ्रांस के बाहर के थे। और ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश, मतलब इंग्लैंड, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड उद्योगपति, मतलब फैक्ट्री कारखाना के मालिक। फैक्ट्री कारखाना के मालिक कौन? रॉबर्ट ओवेन, है ना, ओवेन है ना, रॉबर्ट ओवेन। ये ब्रिटिश उद्योगपति थे, है ना। क्या? ब्रिटिश उद्योगपति थे। ये फ्रांस के बाहर के, ये बाकी सब फ्रांस के हैं, है ना, ये फ्रांस के बाहर के, ठीक ना। आइए अब जानते हैं सबसे पहला जो है आजादी का आगाज फ्रांस में ही हुआ था, है ना, और फ्रांस से कुछ सीखने को मिला है अन्य देशों को। क्या? आइए, उसने स्कॉटलैंड में न्यूयार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, है ना। उन्होंने जो है एक फैक्ट्री की स्थापना किया था, रॉबर्ट ओवेन। वही से कहता है उद्योगपति। ये उद्योग का मतलब वही होता है फैक्ट्री कारखाना, है ना। तो मतलब वही फैक्ट्री कारखाना, और उद्योगपति थे मतलब फैक्ट्री कारखाना के मालिक। और इनके अंदर में जो है मजदूर सब काम करता था। तो यह बड़ा कौन? समाज। ये काम जितना करेगा उतना वेतन मिलेगा। ये भी उद्योगपति, ये फैक्ट्री के मालिक का कहना। उसका ये भी एक नारा बन गया था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। इसका नारा क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका मानना ये था कि संतुष्ट, है ना, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ही वास्तविक श्रमिक है, ठीक है ना। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ये कौन? रॉबर्ट ओवेन कहता है कि संतुष्ट मतलब क्या? उसको जो है अपने आप में संतुष्टि होना चाहिए, है ना। मतलब संतुष्ट मजदूर ही वो क्या है? वास्तविक, वह वास्तव में सच में वो क्या है? मजदूर है। अगर मान लेते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, मतलब खुश नहीं है, वो श्रमिक नहीं है, हम मतलब उसको नाम नहीं बनाए हुए हैं, उसका मर्जी है, वह संतुष्ट होना चाहिए मेरे वेतन से।
का मानना है रॉबर्ट फिबियो या दो उद्योगपति है जो भी अपने फैक्ट्री कारखाना में मजदूर को करवाते हैं, ये कहते हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ये कौन कहता है? रॉबर्ट ओवन बच्चा जी ये कहता है कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। समझ में आया? पूछेगा कौन कहता है कहना कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? रॉबर्ट इनका मानना हमारा में मजदूर काम करेगा वो खुश नहीं रहेगा तो मन लायक काम नहीं करेगा, मन लायक काम नहीं करेगा, वो खुश रहेगा तो मन लायक काम करेगा। हमरो फायदा हमारा कोई मालिक रहेगा फिर फैक्ट्री खड़ा के उसका लेबर अच्छे से काम नहीं करता क्या तो फायदा होगा कुछ है ना? अगर मजदूर अच्छे से काम करेगा उसका दोनों फायदा है, मालिक को भी दोनों फायदा है। तो वही बात है, ये कहता है कि संतुष्ट श्रमिक मतलब खुश श्रमिक ही अच्छा मतलब वास्तविक सच में हुआ श्रमिक मतलब मजदूर। श्रमिक का मतलब होता है बच्चा जी मजदूर। क्या होता है? मजदूर, काम करने वाला व्यक्ति, समझा है ना? मतलब श्रमिक। ये था हमारा समाज में कुछ महत्वपूर्ण बातें और यूट्यूब भी रहते। अब आते हैं इसके बारे में जो आधुनिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं, आधुनिक समाजवाद को मानते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे है ना? जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप करना है, बुक में घर पे जाइए उसको पढ़िएगा तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको बुक में अवश्य मिलेगा। मैं पढ़ता आपको बुक के सामने कम सुनाता ज्यादा हो क्या, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए है ना। पढ़ते का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ है ना। आपको समझ में आ रहा है बात की बात जो मैं बात बोला हूँ आपको समझ में नहीं आई है? हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग जो पढ़ाए ना इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आप सब घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है? और किताब में ऑनलाइन कर आइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा? यहीं से ना। जो समझा देते हैं उसी को आप समझ लीजिए, आपको हो जाएगा बल्ले बल्ले, आप कीजिएगा बम एग्जाम, ठीक है? चलिए है ना। अब आता है बच्चा, अब आता है कार्ल मार्क्स। आपको इस क्वेश्चन से कार्ल मार्क्स जान लेते हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है, बस 4 नंबर के सब्जेक्ट ही बनता है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स इनका समय है 1818 से लेकर 1883 तक। सर जी 8 होगा ना, 3 है। अच्छा ठीक है। कार्ल मार्क्स इनका कार्यकाल था 1818 से लेकर के 1883 तक, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई, जन्म बच्चा ये जन्म 5 मई 1818 को हुआ बच्चा जी, ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म है 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ है। रहेगा ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है आप लोगों से 2024 के बोर्ड एग्जाम। आइए हम कार्ल मार्क्स के जो है यहाँ जानते हैं जीवनी, उनके जीवन से घटे हुए जो घटनाएं जानते हैं। आप एग्जाम में पूछता है एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों को लिखे, को लिखाइए।
तो कार्ल मार्क्स, टाइम है मेरे पास है ना, कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 क्या इसका जन्म हुआ, ठीक ना, 5 मई 1818 को जो है जन्म हुआ है कार्ल मार्क्स को, है ना। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ बच्चा जी? जर्मनी में हुआ, जर्मनी में, है ना, जर्मनी में हुआ, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स जन्म हुआ जर्मनी में। ये क्वेश्चन को पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में। पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है। 2024 के बोर्ड परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिए कि कार्ल मार्क्स, कार्ल मन राइट, है ना, तो काल के ना भूलना है ना, नहीं तो तोरा ऊपर है ना, आप लोग के ऊपर जो है काल मन राज आएगा, ठीक ना। इसीलिए कार्ल मार्क्स को नहीं भूलना है, नहीं तो आपके ऊपर काल मन राएगा, है ना, तो आपके ऊपर काल कब मन रहेगा? जब आपके, हाँ ना, हम पूरा हाल करेंगे, ठीक ना। इसीलिए नहीं भूलना है आपको कि कार्ल का जन्म हुआ है कब? तो 5 मई 1818 को। कहाँ हुआ? तो जर्मनी के, है ना, जर्मनी के राइन प्रांत टिहरी नगर, ट्रियर नगर शहर के नाम है, ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ है, यहूदी परिवार में हुआ है, यहूदी परिवार, तो परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, पिता क्या नाम? पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स, देखिएगा, पिता क्या नाम है? हेनरिक मार्क्स। एक प्रसिद्ध क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। इन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। बाद में कौन? इसके पिताजी थे हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स थे। बाद में, है ना, ईसाई धर्म को ग्रहण करने थे, मतलब ईसाई धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। और फिर मैं क्या बताया कि कार्ल मार्क्स जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में हुआ है, जर्मनी में हुआ है। और यहूदी परिवार, इसमें यहूदी परिवार में इनके पिता के नाम हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे। बाद में इन्होंने जो है ना, धर्म को, तो ईसाई धर्म को अपना लिए। तो ठीक है, सही चले, इससे आगे चले, इससे आगे आप देखिए कार्ल मार्क्स पेज देखिएगा। कार्ल मार्क्स के जन्म हुआ है बच्चा जी 5 मई 1818 को, और 5 मई 1818 हुआ है, और राइन प्रांत ट्रियर नगर यहूदी परिवार में हुआ है। कहाँ? तो जर्मनी में। क्या हुआ है? जर्मनी में हुआ है ना। और इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, और पेशे से वकील थे। क्या थे वो? वकील थे। बाद में इसके पिता ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, ईसाई धर्म को अपना लिया। ये सब में से आपको ऑब्जेक्टिव उठा सकता है, तो आप उठा के उठा लीजिए माइंड में, है ना, उठा लीजिए उसको, डाल लीजिए इस माइंड में, है ना। किताब में लिखल है, सिखाएगा मेरा लीजिए, ठीक है। आइए आगे आपका है दिक्कत की ज्योति प्राल एक जाति होता है, तो क्या आप हजाम परिवार है ना, इसलिए जाति होता है, ठीक है ना। जाति का परिवार होता है, ठीक है। आइए
मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। समझे? कार्ल मार्क्स ने जो है विधि, है ना, आ गया, हाँ, बोन, देखिए अलग नाम स्कूल का नाम है, बोन विश्वविद्यालय में उन्हें जो है विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वह बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहाँ उनके जीवन का एक नया मोड़ मिला। 1836 में उन्होंने, है ना, कहाँ, बर्लिन विश्वविद्यालय, पूछे आप एग्जाम में कि कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय में कब आए थे? 1836 में विश्वविद्यालय में आए, और यहाँ से इनको एक जीवन का एक नया मोड़ मिला, एक जीवन का नया उद्देश्य मिला, जो एक अच्छा क्या हो गया, ठीक है, क्या आगे। और मार्क्स हीगेल के विचारों को प्रभावित था। जो मार्क्स था, कार्ल मार्क्स किसके विचार के प्रभावित था? तो हीगल के विचार के क्या था, का मानता था, उसके विचार के अनुसार चलता था ना, हीगल के विचारों से प्रभावित था, है ना। अब होता क्या है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई बात को मान करके, उस बात को अपना करके वो आगे बढ़ता है ना। तो यह जो है हीगल के विचारों को मानता था। हीगल, है ना, हीगल नाम है, हीगल, ठीक है, हीगल नाम है, हीगल। आगे 1843 में उसने अपने बचपन के मित्र जेनी से, है ना, देखिए है ना, 1843 में अपने बचपन के मित्र, है ना, जेनी से विवाह कर लिया, जेनी से विवाह कर लिया ना, विवाह कर लिया, है ना, अपने बचपन के मित्र जेनी से 1843 में विवाह कर लिया, है ना। देखिए पत्नी का क्या था, जेनी, है ना, जन्म इसका जर्मनी में, अब ब्याह किया जेनी से, है ना, ठीक है ना, जन्म हुआ जर्मनी में, अब ब्याह किया जेनी से, और बचपन में दोस्त था ना, था बचपन के मित्र, है ना, बचपन के साथी, तोरा कब बिसराइब ना, गलत बात है, ठीक है, क्या, है ना। तो बचपन के मित्र जेनी से क्या करते इन्होंने विवाह कर लिया। कौन? कार्ल मार्क्स। अंदर आप लोग, उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारकों का गहन अध्ययन किया था। ये कार्ल मार्क्स जो है ना, उसने राजनीतिक ये कार्ल मार्क्स ना राजनीतिक का ज्ञान और सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों की प्रभावित था ना। कार्ल मार्क्स जो है राजनीतिक एवं समाजवाद एवं सामाजिक इतिहास पर जो है मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचार था। रूसो के विचार कौन? कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स का मुलाकात पेरिस में, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से होती है। देखिएगा, कार्ल मार्क्स की जो है मुलाकात जो है पेरिस में, कहा? पेरिस में जो है किसके साथ? फ्रेडरिक एंगल्स मुलाकात। देखिए उसकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक, नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात 1844 में। फ्रेडरिक एंगल्स के जो है 1844 में जो होता है मुलाकात होता है किससे? कार्ल का मुलाकात है ना। और इसे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही, है ना। और जो है कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक एंगल्स की ये मुलाकात होती है 1844 में, और जीवन भर इससे क्या हो गया? दोस्ती, है ना, बनी रही।
और एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं को से प्रभावित होकर मार्क्स का श्रमिक वर्ग के कष्टों से एवं उसकी कार्य की दशाओं को गहन विचार करना आरंभ कर दिया था। और देखिए, एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स एक विचार से एक रचना से प्रभावित होकर के है ना, इनके विचारों को मानने के अनुसार दोनों साथ में चलने लगे थे। ठीक है, हम हो गया तो कम टाइम पढ़ लेंगे। हम लीजिएगा कि कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है, ये क्या सिद्धांत ये पांचों सिद्धांत आपको कल याद होना चाहिए। लीजिएगा, कार्ल मार्क्स के ये 5 सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पहला क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या। और चौथा है मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। अगर ये 5 सिद्धांत अगर जिसको याद नहीं रहता है, उसका हम बड़े बुरा हाल कर देंगे। इसलिए ये 5 सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, ये मात्र 5। और जो पीछे पढ़ाए हैं और ये जो पढ़ाई है उस सबको आपको घर से जो है एक बार पढ़ के आना है। मैं बोलता हूँ, इसको अगर आप घर पे पढ़िएगा, आज कल नहीं, आज पढ़िएगा तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। हम समझा दिए हैं, बैकअप पढ़ लीजिएगा और बढ़िया से जाते हैं। खाली लिख नहीं देना है, उसको पढ़ कर समझना भी है। और तब मैं बोलता हूँ आपके माइंड में बैठ जाएगा। नहीं पढ़िएगा आप यहाँ ना भूल जाइएगा, ये मैं बोलता हूँ। ठीक है, आप घर से पढ़ना बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे बड़े क्लास।